गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसद के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम 12th क्लास एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का 12 पार्ट डिस्कशन में ले रहे हैं। जो आपका टॉपिक दे रहा था दूध रसायन, इस पार्ट पर आधारित आज अपना 19वां वीडियो लेक्चर है। तो पार्ट काफ़ी बड़ा था, काफ़ी इसमें मटेरियल आपको अध्ययन करवा रखा है। प्रत्येक मैटर को, कंटेंट को विधिवत रूप से स्टेप टू स्टेप आपको समझाएं। तो जरूर वीडियो लेक्चर ज़्यादा है, फिर भी मतलब उसको विधिवत रूप से देखें, कंसिडर करें तो आपको बात समझ आ जाएगी। क्योंकि ये लगभग 70-80 पेज का आसपास लगभग आपको पार्ट का बड़ा पार्ट है, तो उसको विधिवत रूप से समझाने में थोड़ा बहुत टाइम भी लगता है और मैटर ऑफ टेन को व्यवस्थित करने में हर चीज़ को आपको स्टेप टू स्टेप डेवलप करवाया गया है। तो देखिए, ये थ्योरेटिकल पर आधारित अंतिम वीडियो लेक्चर है कि इस पार्ट में आप देखोगे तो ये थ्योरेटिकल मैटर आज आपके कवर हो जाएगा। फिर इसमें देखेंगे इस पार्ट के कुछ प्रश्न उत्तर दे रखे हैं, उसको भी अपन डिस्कशन में लेंगे। देखिए, जनरली आज अपन जो मैटर कंसेप्ट को कवर करने जा रहे हैं वो दूध रसायन पर रसायन प्रक्रिया, प्रोडक्ट, दूध के गुण, दूध के अलग अलग प्रॉपर्टी, काफ़ी चीज़ों को विस्तार रूप से डिस्कशन में ले लिया। अब आपके रह रहा है कि दूधशाला, दूध उत्पादन का मतलब दूधशाला में होता है, तो दूधशाला के बर्तनों, यंत्रों एवं निर्जलीकरण की डायरेक्ट क्या आवश्यकता होती है, क्यों सफाई जरूरी है, तो उसको अपन डिस्कशन में ले रहे हैं। आप जनरली जानते हैं कि अच्छे दूध की गुणवत्ता के लिए दूधशाला की सफाई, बर्तनों की सफाई होना नेसेसरी बताई गई। तो सफाई करने का क्या प्रोसेस रहता है, क्या विधि होती है, किस प्रकार से की जाती है, उसको अपन डिस्कशन में लेंगे। जनरली आप जानते हैं दूध में जीवाणु के प्रवेश का मुख्य स्रोत बर्तन या यंत्र ये बताए गए। आप देखते हैं दूधों में विभिन्न प्रकार के जीवाणु पार्टिसिपेट होने का क्या कारण है कि दूध में एक तो बर्तनों में आपके अशुद्धि होने की वजह से दूध में वो जीवाणु घुल जाते हैं, और दूसरी बात डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप जो काम में लेने वाले यंत्र भी, जैसे आप दूध से क्रीम निकालने के लिए आप मशीन काम में ले रहे हैं, उसकी आपने समय समय पर सही रूप से सफाई नहीं कर रखी, तो उससे भी आपका दूध प्रदूषित हो सकता है। तो ऐसे कई प्रकार के फैक्टर हैं जिसकी वजह से दूध डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या करता है, खराब होने की संभावना रहती है। तो देखिए, जनरली आप जानते हैं कि दूध में जीवाणु के प्रवेश का मुख्य स्रोत बर्तन एवं यांत्रिक स्रोत बताए गए हैं। दूध पदार्थों में जीवाणु मुख्य रूप से बर्तनों एवं यंत्रों द्वारा प्रवेश करते हैं, जो पदार्थ को शीघ्र ही खराब कर देते हैं। इसलिए दूध के लिए उपयोग किए जाने वाले बर्तन एवं यंत्रों को उचित रूप से धोना तथा निर्जलीकरण करना अति आवश्यक बताया गया है। तो ये क्यों आवश्यक है कि दूध की पूरी शुद्धता किस पे डिपेंडेंट करती है, बर्तनों पर, इसमें बर्तनों पर तथा यंत्रों पर। डायरेक्ट इंडायरेक्ट इनमें कई प्रकार के जीवाणु सबके होते हैं और उनको आपको समय समय पर धुलाई नहीं की, काम करने के लिए सही व्यवस्थित, तो डायरेक्ट इंडायरेक्ट क्या होते हैं, कई प्रकार के जीवाणु युक्त होते हैं, कई प्रकार के रोग उसपे, रोगों के जीवाणु ग्रस्त होते हैं जो दूध में घुलकर डायरेक्ट इंडायरेक्ट आपके स्वास्थ्य को क्या कर सकते हैं, इफेक्टेड कर सकते हैं। इसलिए बेसिकली आपके दिमाग में बात होनी चाहिए कि आपकी बर्तन जो दूध में आपने काम में ले रखा है उसको समय पे उसकी धुलाई करें, गर्म पानी से धोएं, धूप में रखें, साबुन के पानी से वापस साफ करें। तो डायरेक्ट इंडायरेक्ट जो भी स्टेप फॉलो कर रहे हैं, प्रत्येक स्टेप को विधिवत रूप से आप यूज करोगे तो आपके दूध में विभिन्न प्रकार के जीवाणु होते हैं, उनको आप नष्ट करके दूध को प्योरिफिकेशन में ला सकते हैं। तो ये दूधशाला में सबसे इम्पोर्टेंट कार्य होता है इनका, जो भी दूध आप लेने के लिए पात्र तथा विभिन्न प्रकार के काम आने वाले यंत्रों की समय समय पर सफाई करना अति आवश्यक बताई गई। क्यों? क्योंकि उनमें विभिन्न प्रकार के जीवाणु उपस्थित होते हैं और उन जीवाणु को मारना आवश्यक है। जीवाणु को बर्तनों से मुक्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, निर्जलीकरण कहलाती है। निर्जीवीकरण किसे कहते हैं, तो जीवाणु दूध उपयुक्त दूध उपयोगी बर्तनों को जीवाणुओं से मुक्त करने की प्रक्रिया है। देखिए, दूध उपयोगी बर्तनों से जीवाणु को मुक्त करने की प्रक्रिया क्या है,
निर्जीवीकरण के नाम से जाना जाता है। दूध में विभिन्न प्रकार दूध में उपयुक्त बर्तनों से जीवाणु को डायरेक्ट क्या करना, उसको नष्ट करना, हटाना, जिससे दूध की गुणवत्ता बनी रहे, दूध खराब होने से बचे। तो उसको जीवों से मुक्ति पाने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है वो क्या कहलाती है, निर्जलीकरण कहलाती है। दूधशाला के बर्तनों की सफाई का सिद्धांत क्या रहता है, बेसिकली क्या टर्मिनोलॉजी क्या होनी चाहिए। दूधशाला के बर्तनों को धोने का मुख्य उद्देश्य बर्तनों यंत्रों से दूध ठोस पदार्थों को साफ करना होता है। बर्तनों में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करने के लिए निर्जलीकरण किया जाता है, जिससे जीवाणु की संख्या में वृद्धि न हो और डायरेक्ट किसी प्रकार का प्रदूषण भी न बढ़े। ये प्रोसेस आप ध्यान में रखते हुए निर्जलीकरण का प्रोसेस अपनाना चाहिए। दूधशाला के बर्तनों की सफाई एक मोटो है, सफाई नहीं तो दूधशाला सक्सेस नहीं होगी। तो देखिए दूधशाला के बर्तनों को सफाई करने की विधियां दे रखी, कुछ क्या दे रखी, बेसिकली फंडामेंटल प्रोसेस दे रखे, विधियां दे रखी, उन विधियों के अकॉर्डिंग दूधशाला के बर्तनों को अपन सफाई कर सकते हैं। एक तो आ रही है सूखी विधि, डेयरी मेथड, ड्राई मेथड। इस विधि में बर्तनों को पानी से धोकर बारीक रेत, राख या मिट्टी से अच्छी तरह से रगड़ दें और साफ करके कपड़ों से पोंछ देते हैं। पानी की कमी वाले क्षेत्रों में ये विधि उपयुक्त मानी जाती है। रेत में बर्तनों को मांजना अपने घरों में करते हैं ना, अपने घरों में आपने देखा होगा, जो अपन जनरली देखते तो अपन ग्रामीण क्षेत्र से अपन बिलोंग करते हैं, तो आप देखते हैं घरों में पानी की कमी होने की वजह से बर्तनों को डायरेक्ट रेत से घिसते जाते हैं और कहते हैं ना कि बर्तन मांजना। तो मांजना ये क्या होता है, तो वही कि पहले हल्का सा पानी बर्तनों पे गिरा दिया जाता है और फिर बाद में उस पर रेत घिसते ताकि रेत से वो बर्तन क्या हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं और फिर बाद में साफ कपड़े से उसको सुखा दो। तो इस प्रकार से सूखी विधि ज़्यादातर पानी जहाँ पे पानी की कमी है, जहाँ पानी उपलब्ध नहीं है, वहाँ पे सूखी विधि उपयुक्त मानी जाती है। दिमाग बात रहेगी। तो डायरेक्ट सूखी विधि में ये पानी रहित विधि क्या है, जल अभावग्रस्त क्षेत्र में उपयोगी है। जल अभावग्रस्त क्षेत्रों में उपयोगी है। ये विधि कहाँ उपयोगी है, जहाँ पे जल की कमी है, जहाँ पे सूखी विधि को वहां अपने अप्लाई करेंगे, जहाँ पे जल की कमी है वहां पे इस विधि को फॉलो करना जरूरी है। क्या करते हैं, हल्का सा पानी का बर्तनों पे छिड़काव कर लेते हैं और फिर बाद में रेत से हाथों से घिसते हैं ताकि बर्तन साफ हो जाते हैं और जैसे साफ हो जाते हैं फिर बाद में सूखी कपड़े से रेत को गिरा देते हैं और बर्तनों को अंदर रख देते हैं। तो ये सूखी विधि डायरेक्ट उपयोग में ली जाती है। अब अगली विधि दे रखी वैज्ञानिक विधि। वैज्ञानिक विधि किस प्रकार से उपयोगी है, क्या वैज्ञानिक विधि के कुछ स्टेप दे रखे हैं, उसको अपन डिस्कस में ले रहे हैं। तो देखिए जो मैटर एक बार आपके सामने ऑब्जेक्ट करवा रखा उस पूरे मैटर का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में वैज्ञानिक विधि को अपन डिस्कस में ले रहे हैं। दाहन पदार्थ विधि भी किस प्रकार से उपयोगी है उसको भी अपन डिस्कस करेंगे। देखिए हो गया होगा आपका स्क्रीनशॉट। देखिए वैज्ञानिक विधि क्या बताती है। वैज्ञानिक विधि हमेशा आप जानते हैं वैज्ञानिक कहाँ कार्य करेंगे, जहाँ सारी सुविधा अवेलेबल होगी वहीं पे कार्य करते हैं। आप भी जानते हैं विज्ञान की एबिलिटी कहाँ रहती है, जहाँ पे सारी प्रकार की हर प्रकार की फैसिलिटी अवेलेबल होगी वहीं पे वैज्ञानिक विधि मेथड को अपन फॉलो कर सकते हैं। नॉर्मली कंडीशन में वैज्ञानिक विधि को अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि साथ साथ पानी पे खेल है। वैज्ञानिक विधि में साधारण पानी से धोना, गर्म पानी से धोना, फिर गर्म पानी से धोना, तो उसका पानी बहुत मात्रा यूटिलाइजेशन किया जा रहा है, वेस्टेज किया जा रहा है। तो वैज्ञानिक विधि को फॉलो करने के लिए डायरेक्ट नॉर्मली कंडीशन में जल की एबिलिटी होना अनिवार्य बताई गई है। तो देखिए वैज्ञानिक विधि के कुछ अलग अलग स्टेप होते हैं, उसके अकॉर्डिंग वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं और उसके अंदर कार्य करते हैं। तो बर्तनों की अपन साधारण रूप से व्यवस्था कर रख सकते हैं। देखोगे आप वैज्ञानिक विधि दूधशाला के बर्तनों को वैज्ञानिक ढंग से सफाई करने के लिए कुछ स्टेप दे रखे हैं। उसमें फर्स्ट आ रहा है साधारण पानी से बर्तनों को धोना। सबसे पहले दूध के बर्तनों को साफ पानी से धोना चाहिए, जिससे उनमें लगी छोटी छोटी गंदगी आसानी से धुल जाती है। ठंडे पानी की अपेक्षा गर्म पानी से दूध के बर्तनों को धोने से प्रोटीन गर्मी पाकर फट जाती है और बर्तन की सतह से चिपके धीरे धीरे वो दूध पदार्थ अपने आप
धीरे धीरे वहां से क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाते हैं, हट जाते हैं। ताजे पानी से धोने से ये समस्या पैदा कभी नहीं होती। आप जैसे शुद्ध पानी से बर्तनों को धोगे तो धीरे धीरे अपने आप ऑटोमेटिकली प्रोसेस क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। साधारण पानी से धो, पहले सबसे पहले ध्यान रखें। सोडा मिलाए हुए गर्म पानी से फिर बाद में बर्तनों को धोना। ये साफ पानी कितने डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करना है, 50 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करके उसमें सोडा मिलाएं और फिर बाद में अच्छी तरह से बर्तनों को धोएं। तापक्रम युक्त सोडा मिले जल से बर्तनों को धोने पर उनमें विभिन्न प्रकार से पदार्थ क्या हो जाते हैं, दूध मिले पदार्थ क्या हो जाते हैं, अशुद्ध पदार्थ थी, अशुद्ध थी, वो नॉर्मलाइजेशन हो जाती है, धीरे धीरे वहां से न्यूट्रलाइजेशन होना शुरू हो जाती है। अन्य पदार्थ भी गर्म हो जाते हैं। इन पदार्थों को ब्रश तथा मोटे कपड़े की सहायता से आसानी से हटाया जा सकता है और बर्तनों को मशीन द्वारा धोना है तो सोडा की मात्रा 1 से 2% के आसपास रखें। बाद में बर्तनों को पर्याप्त पानी से अच्छी तरह से धो लें। जैसे आप घरों पे नहीं लगाते अपने ब्रश से बर्तनों को धोते सोडा पानी डाल के, तो सेम प्रोसेस में भी होता है, बर्तनों को जोर से घिसे। फिर पुनः गर्म पानी से धोना। ताजा तथा साधारण पानी, गर्म पानी सोडे से धोने के बाद में बर्तनों को पुनः अत्यधिक गर्म पानी से धोए ताकि उसमें सोडे की मात्रा को बिल्कुल क्या हो जाए, न्यूट्रलाइजेशन हो जाए। सोडे की मात्रा भी क्या हो जाए, सोडा पानी से आपने बर्तनों को धो रखा है तो उसकी भी उपस्थिति क्या हो जाए, सामान्य हो जाए। इसलिए तेज गर्म पानी से बर्तनों को धोए ताकि चिकनाई तथा बचे हुए दूध पदार्थ ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। फिर बर्तनों का निर्जीवीकरण करना। निर्जीवीकरण प्रोसेस क्या होता है, निर्जीवीकरण करने हेतु पानी, भाप, क्लोरीन घोल आदि का प्रयोग कर सकते हैं। क्लोरीन जल से धोने के बाद में बर्तनों को पानी से धोना आवश्यक होता है। बर्तनों को भाप में या उबलते हुए पानी को 20 से 30 मिनट तक रखते हैं तो बर्तन अपने आप जीवाणुमुक्त हो जाते हैं। गर्म पानी बर्तनों को धोने के बाद में क्या डाल दो, गर्म पानी डाल दो, ऑटोमेटिकली बर्तन क्या हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। फिर आप देखते हैं जीवाणु मुक्त हो गए तो इस प्रकार से वैज्ञानिक विधि को आप अलग कर सकते हैं। धोवन पदार्थ, धोने के पदार्थ क्या कह सकते हैं, वे पदार्थ जिन्हें बर्तनों की सफाई में काम लिए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, धोवन पदार्थ कहलाते हैं। धोने के लिए काम आने वाले पदार्थ धोवन पदार्थ नाम से स्पष्टीकरण हो रहा है। तीसरा प्रोसेस धोवन पदार्थ की क्या बेसिकली क्या होने से विशेषता कुछ ले रखी है, 4-5 एक उसके बारे में डिस्कस ले रहे हैं। आर्द्रक शक्ति, धोने वाले पदार्थों का अच्छा आर्द्रक होना चाहिए जिससे बर्तनों की सतह से ठीक से फैल सके और गंदगी को दूर करेंगे। आर्द्रता युक्त होना चाहिए, ये वीनस प्रभाव वाला हो जैसे दूध के कणों को आसानी से दूर कर सके, एकदम क्या हो उसमें प्रतिरोधक हो ताकि जो भी पदार्थ जुड़े हो वो ऑटोमेटिकली साफ हो जाए। उत्तम पाइसेकरण हो, वसा कणों को ऑटोमेटिकली वहां से हटाने में उसमें सफलता प्राप्त कर सके। ऐसे पाइसेकरण के गुण भी उसमें देखने को मिले धोवन पदार्थ में। जीवाणु की मारने की क्षमता उसमें उपस्थित हो, अच्छा घोलक, प्रोटीन के कणों को घोलने में अच्छा होना चाहिए, बर्तनों पर लगी प्रोटीन को आसानी से घोल सके ऐसा धावन पदार्थ आप यूज करें। पानी में पूर्णतः घुलनशील हो, सस्ता एवं सुगमता से उपलब्ध हो, बर्तनों में यंत्रों के लिए हानिकारक प्रभाव किसी भी प्रकार से मनुष्यता, बर्तनों या जीव जंतु पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, सब पदार्थ आप उपयोग करें। ऐसा नहीं कि आप एसिड से बर्तनों को धोना शुरू हो जाओ, फिर एसिड से बर्तनों को बर्तन शुद्ध है तो ऑटोमेटिकली वो साफ हो जाते हैं, परंतु एसिड में जैसे आप हाथ डालोगे हाथ आपको क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे। और नॉर्मली आपको प्लास्टिक के बर्तन है वो क्या हो जाएंगे, वो भी नष्ट हो जाते, जल जाते हैं, सड़ जाएंगे। तो ध्यान दें धोवन पदार्थ आपके व्यवस्था हो, नुकसानदायक किसी भी प्रकार से नहीं, सस्ता भी हो और आसानी से अवेलेबल भी, अच्छी भेदन क्षमता वाला हो, गंदगी के अंदर जाकर पूर्णतः गंदगी को साफ करें और अच्छी प्रतिरोधक क्षमता वाला हो, विभिन्न प्रकार के जीवाणु को मुक्त करने की उसमें भी क्या हो टेंडेंसी। धोवन पदार्थों को मुख्यतः आपको उसे कितने कैटेगरी में बांट रखना है, 4 कैटेगरी में, सारी धोवन, अम्लीय धोवन, आर्द्रक धोवन और जटिल फास्फोरस धोवन। इनकी अलग अलग इफेक्ट होते हैं और उसके अकॉर्डिंग अलग अलग गुणधर्म दर्शाते हैं। सारी धोवन, दूध साधन बर्तनों की सफाई को प्राय सारी धोवन को काम में लिया जाता है। इनको 1 से 2% घोल कर पीएच 8 से 12 के मध्य प्रयोग में लेते हैं। साधारण सारे घोल दे रखे हैं। डार्क सोडा, ये तीव्र क्षारीय रासायनिक पदार्थ हैं जिसकी बर्तनों की सफाई के लिए काम में नहीं लेते हैं। 1 से 2% घोल बर्तनों या बोतलों या कांच की बोतलों को साफ करने में काम में लेते हैं। जनरली यह हाईली
सारे वाला कंपाउंड बताया गया है। दाहक सार सोडा बर्तनों की सफाई के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। खारे पानी में सोडा का प्रयोग करना भी उचित नहीं होता है। ट्राइसोडियम फास्फेट ये एक अच्छा शोधक है जिसका प्रयोग सभी प्रकार के बर्तनों को धोने के लिए और यंत्रों की सफाई के लिए प्रयोग किया जाता है और ये कीटाणुनाशक की भूमिका निभाता है। ये सारी 3-4 आपके कंपाउंड दे रखे थे। अब अम्लीय धावक, विशेष प्रकार के बर्तनों की सफाई के लिए अम्लीय धावक का प्रयोग किया जाता है। इनमें टार्टिक अम्ल, साइक्लिक अम्ल, ग्लूटामिक अम्ल, फास्फेटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल आदि का प्रयोग किया जाता है। अम्लों के 1% घोल जिनका पीएच 6 से 7 के मध्य हो और दूध के डिब्बों को धोने के लिए प्रयोग करते हैं। आपने देखा भी होगा अम्लीय धावक के माध्यम से विभिन्न प्रकार के घरों में आपने पीतल के बर्तनों को समझाते हुए देखा होगा। कभी कभार आपने देखा होगा कि पीतल या तांबे के बर्तन बहुत गंदे हो जाते हैं या आपके आभूषण गंदे हो जाते हैं, तब उसको एसिड से धोते हैं। किससे धोते हैं? एसिड से धोते हैं। आपने नींबू घसते हुए देखा होगा घरों में, पीतल के लोटे को या पीतल के बर्तनों को नींबू घस कर साफ करते हुए मम्मी को आपने देखा भी होगा। तो ये प्रोसेस क्या है, उसमें अम्ल की वजह से वो क्या हो जाते हैं, बर्तन ऑटोमेटिकली शुद्धिकरण प्योरिफिकेशन उसमें आ जाता है। आगे देखते हैं अपन। फिर जटिल फास्फोसिप कुछ ऐसे भी होते हैं, कठोर पानी वाले क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये कठोर पानी को मृदु पानी बनाता है। इसमें सोडा ट्राइफॉस्फेट यौगिक अधिक लाभदायक माना जाता है क्योंकि इसका प्रयोग हर प्रकार के बर्तनों को धोने में किया जा सकता है। अन्य प्रकार के उदाहरण सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, सोडियम ट्राइपॉलीफॉस्फेट आदि अलग अलग क्वांटिटी होती है और ये सारे अम्लीय माध्यम में एग्जिस्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। आदर्श धोवन, आजकल इनका प्रयोग बढ़ रहा है क्योंकि बर्तनों में छिपे हुए वसा कणों को साथ मिलकर तेजी से पृथक्करण करने के लिए काम में लिया जाता है। साबुनीकरण क्रिया को बना रखने के लिए बर्तन या यांत्रिक उपकरणों की अच्छी तरह से सफाई करने के लिए आदर्श धोवन का प्रयोग किया जाता है, जिसको अपन जनरली एल्कोहल, सल्फोनिक तथा टिपॉल आदि प्रकार के केमिकल को जनरेट किया जाता है। अपन जनरली घरों पे डाल जाते हैं वो डिब्बा बर्तन धोने का, तो वो भी एक प्रकार का आदर्श धोवन के अंतर्गत कंसिडर किया जाता है। तो आपको ये जनरली बात दिमाग में होने से कौन से धोवन किस प्रकार के होते हैं, उनकी क्या उपयोगिता होती है, वैज्ञानिक विधि क्या बताती है, सूखी विधि क्या आती है, तो ये प्रश्न ऐसे पूछते नहीं है। फिर भी आपको नॉर्मली आपको अनुभव होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कि किस प्रकार के बर्तनों किस प्रकार से किया जाता है। परंतु आपके बायो लेवल पे ऐसा कोई कंटेनमेंट नहीं होता है, परंतु जैसे जैसे आपके अलग अलग डिग्री लेक्चर में आप जाते हैं तो वहाँ पे ऐसे डिस्कशन में आपको कई प्रकार टॉपिक डिस्कशन करने को लिए मिलेंगे। तो जनरली बातें ध्यान में भी होनी चाहिए। ये लास्ट में ध्यान रखें बिंदु इंपॉर्टेंट है कि धोवन के लिए अच्छा डेयरी डिटर्जेंट मिश्रण कौन कौन से हैं, 2 के उदाहरण बताइए। तो आप क्या बताओगे? ट्राई सोडियम फास्फेट 40वां भाग, सोडियम बाइकार्बोनेट 40वां भाग और सोडियम सिलिकेट 20वां भाग। ये इंपॉर्टेंट डेयरी प्रोडक्ट है जिनको अपन धावन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो आपने प्रत्येक मैटर को विधिवत रूप से कंसिडर किया, समझा और जो कंटेनमेंट आपको अध्ययन करवा रखा है उसको विधिवत रूप से मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ कि आपने जितने भी वीडियो लेक्चर रिलीज हुए हैं उसको देखे होंगे और किसी कारण से आप किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आप नहीं देख पाए तो समय रहते एक बार जरूर देख लें, ताकि आपके पूरे पाठ्यक्रम के 12 पाठों को मैंने विधिवत रूप से प्रत्येक लाइन टू लाइन मैटर आपके सामने अध्ययन करवाए, समझें, कंसिडर करें और इसके साथ साथ आपको सभी पाठों की PDF भी अध्ययन करवा रखी है और उसको भी कंसिडर करते रहें। किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन या डाउट हो तो डायरेक्ट पूछ के उस चीज़ का समस्या का समाधान कर सकते हैं। इस पाठ के पीछे कुछ प्रश्न उत्तर दे रखे हैं, नॉर्मली प्रश्न उत्तर हैं जिनको आप देखोगे तो आराम से आपसे सॉल्व हो जाएंगे। जो प्रश्न आपको कन्फ्यूजन या डाउट में लगे तो उसको डायरेक्ट पूछ के आप उसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। बेसिकली जैसे खीस का घनत्व कितना होता है, दूध का सफ़ेद रंग क्यों होता है, दूध का सफ़ेद रंग क्यों होता है कि दूध में कैल्शियम की उपस्थिति होने की वजह से दूध क्या होता है, सफ़ेद रंग होता है। तो ऐसे छोटे छोटे प्रश्न दे रखे हैं, उनको आप विधिवत रूप से हल करके आप आराम से हल कर सकते हैं। ताजे दूध की अम्लता कितनी होती है, लैक्टोमीटर की रीडिंग, करेक्शन रीडिंग किस प्रकार से अपन कंसिडर करते हैं, करीब चैप्टर क्या काम आता है। तो ऐसे नॉर्मल आपके लगभग 15-20 सवाल दे रखे हैं छोटे छोटे। गर्म पानी से दूध के संतुलन में क्या परिवर्तन हो जाता है, प्रोटीन बढ़ जाती है, अभी 2 मिनट पहले देखा था।
कृत्रिम दूध के घटक क्या क्या हो सकते हैं, दूध में मिलावटी पदार्थों का किस प्रकार से टेस्ट किया जाता है, अलग अलग पदार्थों के टेस्ट के लिए अलग अलग प्रोसेस का आपको विधिवत रूप से मेथड बताया है, उसके अनुसार बात कर सकते हैं। घी में पाए जाने वाले विटामिन का नाम बताइए, घी में कौन सा विटामिन पाया जाता है, घी में विटामिन ए जो आंखों की रोशनी को तेज करता है। पनीर का उपयोग कहाँ होता है, तो पनीर का उपयोग कहाँ होता है, तो आप जानते हैं विभिन्न प्रकार की स्वादिष्ट सब्जियों को बनाने में डायरेक्ट पनीर को अपन काम में लेते रहते हैं। फिर आपके दे रखें ताक सोडे पर टिप्पणी करो, दूध धातु क्या है, सैडार पनीर का संगठन बताइए, खोया की परिभाषा लिखो, खोया मतलब मावा की क्या परिभाषा होती है, मावा किस प्रकार से बनाया जाता है। तो इस प्रकार से छोटे छोटे डिस्कशन में आपके कुछ प्रश्न दे रखे हैं, उनको पहले एक बार आप ध्यान रखें कि वीडियो लेक्चर जो भी है उनको विधिवत रूप से देखें और फिर बाद में प्रश्न को आप हल करोगे तो आराम से सारे प्रश्न आपसे विधिवत हल हो जाएंगे। किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन या डाउट और डायरेक्ट उसके उससे 10 मिनट से समाधान करें। इंपॉर्टेंट बात है, गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो तथा नया प्रश्न आपको मिलता रहेगा, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बनी रहे, घर पे रहे, सुरक्षित रहे, अपना काम करते रहे। थैंक यू, धन्यवाद, शुभ।